program as it goes. I would request our Maharashtra Chief, Dr. Sanket Ji, now to take the mic and then guide us how do we go about the program. Thank you. हिंदी, मराठी, इंग्लिश है हिंदी। वंदे मातरम। नमस्कार। तो आज का ये ठाणे का कार्यक्रम है, उसका आयोजन सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हमारे साथ हमारे फाउंडर विराट हिंदुस्तान संगम के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसी कार्यक्रम के लिए आए थे। उसके साथ साथ जोड़कर ऐसे उनका मिलना इतना सहज संभव नहीं है, लेकिन ये हमें अपॉर्चुनिटी दी। और अभी अभी जो सीए लोगों का कार्यक्रम हुआ उसमें जो उन्होंने ब्लैक मनी बिजनेस इसके ऊपर जो कार्यक्रम लेक्चर दिया, आप लोग में से कोई लोग थे क्या वहाँ पर? बहुत ही सुंदर और इस प्रकार का जो लेक्चर है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि हमें भी कुछ डॉक्टर स्वामी जैसे कुछ करना चाहिए, छोटा मोटा चीज, ऐसी इच्छा प्रकट होती है। और जो उन्होंने आखिर में आज अपनी बात बताई वो इतनी सुंदर थी कि सारी जो इकोनॉमी है उसका बेसिस जो है संसार भर में एक ही है, वो ग्रीड, लोभ। और उसके खिलाफ वो बता रहे हैं कि हमारा अगर जो भारत को आगे संस्कृति के हिसाब से बढ़ना है तो इकोनॉमी का जो बेसिस है वो त्याग होना चाहिए और बहुत अच्छा बुद्धिमत्ता लर्निंग, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। और उसी हिसाब से डॉक्टर स्वामी ने ये विराट हिंदुस्तान संगम बनाया, जिसके 5 जो ध्येय है वो लिखे हुए हैं वहां पर। और इन ध्येयों के लिए कभी कभी मुझे ये बोलने का जरूरत पड़ता है कि हम लोग डॉक्टर स्वामी को ट्विटर पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं और हम लोग तालियां बजाते हैं। हमें डॉक्टर स्वामी खाली लड़ते रहेंगे और हम ताली बजाते रहेंगे, इस प्रकार की अपेक्षा विराट हिंदुस्तान संगम के कार्यकर्ताओं से नहीं है। हम चाहते हैं कि चारों पांचों जो ध्येय है उसके ऊपर हम कार्य करें और ऐसा कार्य करने के लिए आज हम उनको वचन दें। और इसी शब्दों के साथ मैं डॉक्टर स्वामी को बताता हूँ कि आप आके हमें अपना विजन, व्हाट इज योर विजन फॉर विराट हिंदुस्तान संगम, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। पहले तो मैं एक परिचय करा देता हूँ। गुजरात BHS के अध्यक्ष एडवोकेट विजय शर्मा यहाँ उपस्थित हैं और 22 प्रदेशों में अब हमारी BHS की घटना हो गई है, माने गठित हो गई है। और हमारे उद्देश्य है कि इस देश को एक बनाने में मंशा से उसमें सबके लिए जगह है और उस जगह में क्या अनुशासन है, ये इस हेतु से हमने विराट हिंदुस्तान संगम बनाया। खास तौर पर हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं और युवा पीढ़ी के, वो देशभक्ति तो है, परंतु देशभक्ति क्या होता
ये उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में ये पढ़ाते नहीं है, और जो पढ़ाते हैं वो अंग्रेजों की लिखी हुई और दी हुई रास्ते से पढ़ाते हैं, जिसमें हमारे देश को विभाजित करने के लिए उनका प्रयास था, और उसको हम आज भी देश में दो कौम है, एक आर्यन है, एक द्रविडियन है। मुसलमान बाहर से आया, चंद लोग तो बाहर से आए, परंतु यहाँ अधिकांश 99% जो मुसलमान जो है, क्रिश्चियन जो है, वो इस देश की मिट्टी के हैं, इस देश की खून के हैं, और इसका आज वैज्ञानिक प्रूफ भी मिली है, वो है DNA स्टडीज के अनुसार। कन्याकुमारी से कश्मीर, आसाम से गुजरात, ये हमारे देश एक है, और एक मंशा, एक मन का बनने का, एक मंशा के बनने का, और उसके लिए एक अस्मिता, आइडेंटिटी, ये निर्माण करने की दृष्टि से हमने इस संगठन को बनाया। हमने जानबूझकर हिंदू नहीं कहा, हमने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान में हम मानते हैं कि जो हिंदू भी है और जो हिंदू नहीं है, लेकिन वो इस मिट्टी का हिस्सा अपने को मानता है, उसको भी हम हिंदुस्तानी कहते हैं, और वो देशभक्ति उसमें जगाने के लिए प्रयास करते हैं। आज हमारे देश को विभाजन करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अमेरिका में अभी फिलहाल हमारे राजीव मल्होत्रा पर बड़ी जबरदस्त प्रहार हो रही है, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि सारे हिंदुस्तानी एक है, हम कोई बाहर से आए नहीं है। लोग तो आते रहते हैं, जैसे सोनिया गांधी आ गई तो इससे देश इटालियन नहीं बन जाता है। तो इसीलिए वहाँ उसने प्रचार करने के लिए उसकी प्रभाव बढ़ रही है, इसीलिए उसके ऊपर अटैक चल रही है, और ये वहाँ प्रचार हो रही है जिसमें खूब पैसा खर्च हो रहा है कि हमारे देश के दलित के लोग, माने जो जिसको या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो अफ्रीका से आए थे, और जैसे सफेद चमड़ों ने अफ्रीकन लोगों को दासी बनाया, वैसे हमारे देश के जो उच्च जाति हैं उन्होंने भी बनाया। परंतु जो आधार है वर्ण का, वर्ण व्यवस्था का, वो तो जन्म से कभी नहीं था। यदि जन्म से होता तो फिर वाल्मीकि जो दलित परिवार में पैदा हुए, महर्षि कैसे बने, रामायण कैसे लिखी, वेद व्यासा जिन्होंने महाभारत लिखी, वो उनकी माँ तो मछुआरा थी। जो कालिदास हमारे कवियों के कवि महर्षि, वो जंगलों में पेड़ की शाखा काटकर उसको बेचते थे, उसको वनवासी कहते हैं। वो महर्षि जो महर्षियों की महर्षि थे, विश्वामित्र, उनके माँ बाप तो क्षत्रिय थे, और जिस दुष्ट ब्राह्मण था उसको वध करने में भी हमारे समाज ने पूरा अनुमति दिया। जैसे रावण तो ब्राह्मण था, कितने लोगों को पता है? करुणानिधि को बहुत सालों के लिए नहीं पता था, इतने ब्राह्मण से उसको नफरत, परंतु रावण लीला चलाता था। आखिर में मैं उनको कन्विंस कर दिया तो उन्होंने छोड़ दिया। तो रावण ने गलती की, एक क्षत्रिय ने जाकर उनको मारा, उनको वध किया। पर देश में ये ब्राह्मण लोग ये नहीं कहते कि ये क्षत्रिय ने हमारे एक ब्राह्मण को मार दिया, वो राम को भी पूजा करते हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसीलिए हम हमारे देश में, और हमारे देश में अनेक धर्म आए, पारसी के लोग आए पर्शिया से, उनको हमने देखभाल की। आज तो सारे समाज में हर अंग में है। हमारे अभी तक जो थोड़े दिन पहले तक चीफ जस्टिस थे कापड़िया पारसी, जो हमारे कमांडर इन चीफ थे मानेकशा पारसी, अटॉर्नी जनरल थे सौरभ जी पारसी, एयरफोर्स चीफ फाली मेजर पारसी,
है मुट्ठी भर लोग, 60,000 लोग, 60,000, परंतु समाज के हर इसमें छाए हुए हैं। तो ये जो प्रयास हो रही है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में हम सबको बांट दें, या जात में बांट दें, या धर्म पर बांट दें, या प्रांत में बांट दें, या भाषा में बांट दें, उसके प्रयास के विरुद्ध में हम लोग एक फौज खड़ा करना है जो शोध किया हुआ है, रिसर्च किया होगा, अनुसंधान किया हुआ है, और वो हर गलत राय का जवाब दे सकते हैं। आज हमारे देश के सामने एक नया खतरा खड़ा हुआ है, वो है ISIS, जिसकी जो अभी फिलहाल 1 साल पहले पैदा हुआ। उसकी जो सिद्धांत है वो ये है कि जो मुसलमान है वो एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, और जहां भी मुसलमान है वो खालीफेट का नागरिक है, और उसमें मुसलमानों को भी सुधारना है। जैसे इंडोनेशिया का मुसलमान, उसने नाम सब संस्कृत नाम रखे हैं, सुकार्नो, मेगावती, ये सारे संस्कृत नाम रखे हैं। उनका एयरलाइन का नाम है गरुड़ा, और हम लोगों का एयरलाइन का नाम सेक्युलर नाम है एयर इंडिया। और वहां के जो मेन जंक्शन पॉइंट है जकार्ता में, वहां उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को रथ में बैठ करके अर्जुन को शिक्षा दे रहे वो है। उनके 10,000 रुपए के नोट में, उसको रुपया कहते हैं, 10,000 रुपया नोट में गणेश का है। और क्यों गणेश का है? तो मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, तो इंडोनेशिया फाइनेंस मिनिस्टर से भेंट हुई, तो मैंने उससे पूछा। उन्होंने कहा कि 1997 में या उसके पहले एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जिसमें रुपया डॉलर रेट गिर गई थी। तो किसी ने हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बताया कि यदि आप गणेश का फोटो करेंसी में लगाओगे तो रुक जाएगा, गिरना में रुक जाएगा। उनका सब ट्राई किया, सब फेल हो गया, इसको भी ट्राई करते हैं। तो गणेश का पिक्चर लगाया और रुपया गिरना रुक गया। तो आज आपको गणेश का मिलती है, तो इससे कोई कम मुसलमान नहीं बनता है। तो हमारी लड़ाई इसीलिए है कि लगभग 1300 साल पहले, 1300 years ago, उमर एक था खालिफ, वो सेना को भेजा था, और उस सेना की मुकाबला करने के लिए गुजरात के राजाओं, महाराष्ट्र के राजाओं और आंध्रा के राजाओं ने मिल करके उसकी पिटाई की। फिर वो खालीफेट लगभग खत्म हो गई। अब ये कहते हैं कि इसका हमें ठीक करना है, इसके लिए बदला लेना है, और हिंदुस्तान पर हमें आक्रमण करना है। और उस आक्रमण के लिए वो हमारे देश में जितना फूट पैदा कर सकते हैं करने के लिए प्रयास करते हैं। और भी लोग हैं जो इसके लिए बोलते हैं, भड़काते हैं, और ये भी चाहते हैं कि हिंदू इकट्ठा ना हो जाए। जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो 80% है, उसमें 40% इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मिल जाएगी। इस बार बीजेपी को कितना मिला? 30%, 31% मेजॉरिटी मिल गई। और इसको बढ़ाकर 40% कर दो, फिर तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। तो इसीलिए आज हमें हमारे देश में एकता बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसके लिए हमें अपनी पहले ज्ञान को बढ़ाना है। योगा में ओम नहीं कहना चाहिए,
गूगल में जाइए और टाइप करिए नासा एंड ओम। क्या आएगा कि नासा ने स्पेसक्राफ्ट भेजा सूर्य के जितना निकट पहुंच सकती है, और जैसे काफी निकट पहुंची तो सूर्य से एक ध्वनि आई, जो ध्वनि ओम। तो नासा खुद लिखती है कि ये जो पुराने हिंदुस्तान के जो ऋषि थे, उन्होंने उसी समय कहा था कि ये सूर्य का चिन्ह है ओम। और आज हम पृथ्वी पर बैठ करके वो आवाज हमें सुनने में नहीं आती है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की, कितने साइकिल्स पर सेकंड के आधार पर, वो 20 हर्ट्ज के कम है, से कम है। इसके माने तुम्हें सुनाई नहीं देगा। 20 हर्ट्ज के से कम होगा तो मशीन को सुनाई देगा, कुत्तों को सुनाई देगा, पर मनुष्य को नहीं सुनाई देगा। तो हम आज सूर्य का ओम सुन नहीं सकते, पर तो हमारी माँ ऋषि तो योगी थे, तो उनको सुनने आया तो उसने ओम को पवित्र कर दिया। इस प्रकार से आज हमें एक नया फौज खड़ी करनी है, जो ज्ञानी है, जो हमारे साथ जो आने चाहते हैं उनको हम साथ लेंगे, जो हमारे साथ नहीं आने चाहते हैं अब उनकी मर्जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे संख्या बढ़ेगी और हम अपने पूर्ण विश्वास अपने, हम तो गांधी आधा मानते हैं, गांधी ने कहा कुछ भी हो अहिंसा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हम कृष्ण भगवान की बात मानते हैं कि हम तो अहिंसा में विश्वास करते हैं, और वही है सभ्य समाज का। लेकिन कोई हमारे साथ हिंसा करेगा तो हम ऐसा जवाब देंगे कि वो कभी आगे हिंसा कर नहीं सकता, उसका नाम निशाना मिट जाए। इसको विराट कहते हैं। और इसीलिए हम ऐसा नहीं है कि जो भी हमें पीटे मारे, हमें हमारे साथ कुकर्म करें, उनको हम बर्दाश्त करते रहेंगे कि हम अहिंसावादी हैं। हम अहिंसा हमारा पहला फर्ज है, परंतु जब हमारे ऊपर हिंसा होती है हम उसका 10 गुना ज्यादा जवाब उसी भाषा में देंगे। तो आज हम एक बड़ा विकृति स्थिति में है। हमारी इकोनॉमी अभी ठीक नहीं हुई है, हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है, हमारे देश में लोगों में विभाजन है, हमारे देश में विदेश से आक्रमण होता है और वो गुप्त रूप से होता है, यानी आतंकवाद के जरिए होता है। तो आज हमें पहला कदम है हमारे देश में, हम लोग किसको जो हमारे साथ आने चाहते हैं उनको कैसा इकट्ठा करें, वो विचार के आधार पर होना चाहिए। और इसीलिए 5 पॉइंट्स बनाए हैं। इस 5 पॉइंट्स को हमें यानी स्वीकार करना चाहिए। आज संस्कृत कोई धार्मिक भाषा नहीं है। इसके लिए भी आप गूगल में जाकर आप सर्च इंजन में टाइप करिए नासा एंड संस्कृत। क्या आएगा कि नासा में एक प्रोजेक्ट है ज्ञान का भंडार पैदा करने के लिए। उसके लिए लोगों पैदा होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ता मामला, तो उस ज्ञान के लिए वो मरने के बाद वो उसके साथ मर जाता है। तो इसीलिए रिटायर होने के बाद कंप्यूटर के सामने बैठ करके क्या सीखा, क्या अनुभव पाया, क्या ज्ञान हासिल की, ये कंप्यूटर को बताना चाहिए और कंप्यूटर उसको जोड़ते जोड़ते ग्रंथ बनाए। लेकिन लोग अनेक भाषा में बोलेंगे, तो उसको एक भाषा में परिवर्तित करना है। तो पहले सोचा अंग्रेजी का सोचा जाए, फिर कहा नहीं अंग्रेजी में क्या, कंप्यूटर बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती है ऐसे मामलों में,
क्योंकि अंग्रेजी में PUT पुट है, BUT बट है, तो बोलते समय वो उसको ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो ऐसा भाषा चाहिए जिसकी लिपि में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए और जिसके शब्दों में अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और उन्होंने 20 साल की शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, नासा ने जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिखा है कि कंप्यूटर का सबसे अनुकूल भाषा है संस्कृत, और इसीलिए संस्कृत को कंपल्सरी नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना दिया। ये 5 पॉइंट्स के आधार पर हम विराट हिंदुस्तान संगठन खड़ा कर रहे हैं। हम बीजेपी से दूर नहीं है, हम सब के जो सिद्धांत है उसमें हमारा कोई टक्कर नहीं है। हम यही जो व्यापक हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी की जो नारा थी, जो इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके आधार पर हम अपने देश को निर्माण करने के लिए एक नया हिंदुस्तानी खड़ा करना है, जो विराट है, जो ज्ञानी है और जो सबको जोड़ सकता है। और वो उस प्रकार के आवश्यकता है। और जिस तेजी से हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है, मुझे लगता है कि देश में भूख है और इसीलिए इसको खड़ा करना बहुत अति आवश्यक है। इतनी बातों के बाद जो भी सवाल है आपके सामने, उसको आप पूछ सकते हो और मैं यहाँ कम से कम 1 घंटा तो होगा आपके साथ। धन्यवाद। दोस्तों, अभी जैसे डॉक्टर स्वामी ने बताया, वो आपके सवालों का जवाब देंगे और मिलिंद भावसार और उनके साथी संपत शेट्टी और उनके साथियों को, मुकुंद और उनके साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि डॉक्टर स्वामी आज थाना में CA इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में आए थे। तो कार्यकर्ता ने समझा कि थाना में अपने कार्यकर्ता से मिले, तो थाना जिला नवी बम्बई से संपत और अन्य लोग आए हैं, पूना से आए हैं, नगर से आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, मुंद्रा से, गुजरात से। तो मैं टुडेज मीटिंग इज एक्चुअली एन एक्टिविस्ट मीटिंग। आप जानते हैं कि हमने विराट हिंदुस्तान संगम बनाया, हमारे जो सिद्धांत यहाँ है, और इसके दरमियान हम लोग ने सोचा कि डॉक्टर स्वामी का ये ओपनिंग रिमार्क्स हो, कार्यकर्ताओं से मिले और एक क्वेश्चन आंसर सेशन के द्वारा कई इश्यूज के ऊपर जो करंट है, अपने देश के संबंधित है, यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, वो कॉर्डलेस माइक लेंगे। आप कृपा करके अपना नाम और कौन से इलाके से वो बताकर आप डायरेक्ट सवाल डॉक्टर स्वामी से पूछ सकते हैं और डॉक्टर स्वामी उसका जवाब देंगे। मगर आपसे विनती है कि आप, कई लोग यहाँ उपस्थित है, वो लोग लगभग 1 घंटा डॉक्टर स्वामी यहाँ रहेंगे, तो सबको जो जो बात करना चाहेंगे या सवाल करना चाहेंगे उनको मौका मिले, तो वो ध्यान में रखते हुए इन शॉर्ट आप सवाल कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे बताना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग, जैसे हमने बताया, हमारी एक्टिविस्ट की मीटिंग है, हमारे कार्यकर्ता एंट्रेंस पर है। अगर आपने ऑलरेडी नाम रजिस्टर नहीं किया हो तो कृपा करके आपका नाम यहाँ रजिस्टर करें। अपने वेबसाइट में एक जनरल रजिस्ट्रेशन है, उसमें है, वो वेबसाइट है www.VHS-India। मैं रिपीट करता हूँ, www.VHS, V for victory, H for hotel, S for sugar, विराट हिंदुस्तान संगम India.org। आप ये साइट पे भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर स्वामी ने बताया कि हमने 22 स्टेट में हमारी शाखाएं स्थापित की है, कई शाखाएं विदेश में भी स्थापित हुई है, जैसे यूके में, USA में, साउथ ईस्ट एशिया में। वहां से भी कार्यकर्ता एक नेटवर्क अपना जुड़ा हुआ है और ये 5 सिद्धांतों के लिए हम लोग एक एजुकेटिव कार्यक्रम चला रहे हैं और अन्य अपने परिवार के जो संस्था है उनके साथ मिलजुल कर ये यात्रा हम आगे ले जाएंगे। तो अभी सवाल जवाब का कार्यक्रम होगा और वापस मैं जो थाना के हमारे और साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज का
का एक डॉक्टर स्वामी के साथ इंटरेक्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। जय हिंद। प्लीज मेंशन योर नेम, आपका नाम और कहाँ से आए। Hello sir, my name is Yogi Gade from Nagar district. मैं अहमदनगर से आया हूँ। जी, आप मराठी में भी बोल सकते हो या हिंदी में, डॉक्टर स्वामी को चाहे हिंदी में बोलिए। रिक्वेस्ट ये थी कि अभी अहमदनगर का 2 जिला में बांटा गया है, एक शिरापुर और एक अहमदनगर को। कलेक्टर साहब ने हमें दिया है अहिल्यानगर। So that will be your letter will be very appreciated. यानी अहमदनगर को अहिल्यानगर। Yes, और 2 जिला का है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, एक श्रीरामपुर का है और आपका आमदार इसके पक्ष में है, यस तो उसको मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने बोलो, फिर उसके बाद मुझे कॉपी भेज दो। और सर और एक ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन एन ऑर्डर ऑफ हैंगिंग ठाकुर which we all welcome because this will innocence not only Hindus, this even will Muslims, it will even will Christians. Yes, found guilty by the Supreme Court. Yes. But then what is built is that when we see dignitaries Shashi Tharoor coming in support of him, when the Supreme Court has given the order, why they can't respect? We should actually go drag them to the court. आपको इस पर हर्ष होना चाहिए क्योंकि जब तक दिग्विजय और शशि थरूर जैसे लोग कांग्रेस में रहेंगे वो कभी आगे नहीं आ सकेंगे। वो अच्छे बात कहते हैं तो कांग्रेस का नाम सुधर जाएगा, उनको बोलने दो, इससे दुखी मत हो। नेक्स्ट पेशेंट। स्वामी सर, जो संस्कृत है लैंग्वेज कई बार ये मुद्दा उठता है, थोड़ी टफ तो ग्रामर वाइज क्यों ना इसको सिम्प्लीफाइड संस्कृत एक कोई स्कॉलर्स बैठे तो बेस टाइम संस्कृत इजी और द स्टूडेंट्स का समझ गया। देखो, पहले तो मैं चाहता हूँ कि हमारे VHS मेंबर्स संस्कृत सीखें और सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए सिंपल डिफिकल्ट ग्रामर का सवाल है। जहाँ तक देश का है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हमारी लीग लैंग्वेज हिंदी होगी, लेकिन उसके शब्द जो होंगे वो संस्कृत से लिया जाएंगे। जैसे हम असेंबली को विधानसभा कहते हैं और पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। दूसरे जगह दूसरे देशों में दूसरा नाम होता है, तो हमने उनको संस्कृत नाम दिया है। तो ऐसे ही संस्कृत के शब्दों को हिंदी में जोड़ते 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 एक 50 साल में वो संस्कृत ही बन जाएगी। संस्कृत का एडवांटेज है कि शब्दों में जो अर्थ है उसमें दो राय नहीं हो सकती, कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अंग्रेजी में, फ्रेंच में, इसमें तो एक एक शब्द में 2-3 मतलब हो सकती है। तो इसीलिए हम तो अभी नहीं करेंगे देश में संस्कृत को थोक। देश में जो पढ़ने चाहते हैं संस्कृत उसको भी सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारे VHS के लोग जितना कर सकते हैं वो संस्कृत सीखना चाहिए। यदि वो समझते हैं कि हम बहुत उम्र के हो गए हैं, हम संस्कृत नहीं सीखते, तो अपने बच्चों को सिखाओ, अपने पोता को सिखाओ, किसी को घर में सिखाओ। ये एक्चुअली हमारे यहाँ पता नहीं नितेश यहाँ है या नहीं, वो आने वाले थे हमारे पास। उन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था लास्ट टाइम के प्रोग्राम में कि हमारे दिमाग में एक उलझन होता है कि इट इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। उन्होंने लेक्चर दिया, वो हमारे VHS के वेबसाइट पे वो अपलोड किया है, वो आप लेक्चर को सुनिए। एंड वी आर लाइकली टू स्टार्ट ऑनलाइन टीचिंग ऑफ संस्कृत। Maybe I don't know.
registration करके you will be about 100 or 200 students at a time will have online teaching of Sanskrit. There is a procedure which VHS is going to promote, and we are going to do it shortly. Sorry to interrupt and add this, but this is what we are thinking of. Hello, this is Swapnil Singh, and I am from Mirago, Tiger area. Sir, मुझे ये जानना था कि आप आसरा भाई अबुल सर मुझे ये पूछना था, आप आसाराम बापू जी का केस लड़ रहे हैं सर यू वुड अप्रिशिएट अ बिट ऑफ क्लैरिटी कि बेल में कब तक मिलेगी, बिकॉज बेल जो है सर बिकॉज हम लोग फॉलोअर्स हैं, वी बीन फॉलोइंग फॉर मोर देन 11 इयर्स। जो हम लोग का एक्सपीरियंस में आश्रमवासी हमें बांट देते थे, कुछ लोगों को जंतर मंतर भेजते थे, कुछ लोगों को अहमदाबाद आश्रम जोधपुर किसी को पहुंचने ही नहीं देते थे। मतलब बहुत लोगों ने मिसमैनेज किया है। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट शुड बी ऑथेंटिक, क्रेडिबल। माय मदर वी हैव बीन एसोसिएटेड विद मोर देन 11 years, so we really appreciate a bit of कब तक बेल मिलेगा ये पूछ रहे हो ना? हाँ, और किस वजह से डिले हो रहा है, मींस आश्रम वालों का उसमें कितना हाथ है, किस वजह से? ओके, आसाराम बाबू को गिरफ्तार किया गया लगभग 21 महीने पहले, और आसाराम ने मुझे टेलीफोन में गिरफ्तार होने के पहले फोन करके कहा कि मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ कि आप आके मेरी मदद करें। लेकिन जेल में जाने के बाद आश्रम के लोगों ने कहा कि आप ना करें, राम जेठमलानी को हम पसंद करें। मैंने कहा कि मेरा मुझे बच जाएगा, मैं वैसे भी फीस नहीं देता हूँ, तो हमें तो कोई नुकसान तो नहीं है, निश्चित तौर पर जेठमलानी कीजिए। जेठमलानी गए, फेल हो गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फेल हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि कोई कांग्रेस पार्टी से किसी को लाना चाहिए, असम के जो भी मैनेजर्स हैं, और उन्होंने सलमान खुर्शीद को लाया। सलमान खुर्शीद तो सोनिया गांधी ने चर्चा है, और सोनिया गांधी के कहने पर गहलोत ने इनको जेल में डाला, और वो भी फेल हो गए। फिर एक विकास सिंह सीनियर काउंसिल है, उसको लाया। तो सारे फेल होने के बाद फिर मुझे आसाराम से मैसेज आया तो काम करनी। तो कितना देर हुआ इसके लिए तो मैं चिंता नहीं हूं। मैं कब आया? जून 19। कितना टाइम हो गया? 1.5 महीना, है ना? तो मैं क्या, जब इतने बार रिजेक्ट होने के बाद जटिल केस हो जाती है, तो मैंने जाकर उनको ये कहा कि आप विटनेस की बात करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुमति से सारे पुलिस की जो बड़ी सूची है विटनेसेस के, उसमें से 6 को छांट कर कहा कि ये है मुख्य विटनेसेस। इन विटनेसेस का पूरी एविडेंस देने के बाद और उनके एग्जामिनेशन होने के बाद फिर आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे कहा। तो उनमें से 5 का हो गया था। छठा जो एक महिला थी, वो उसको 10 बार समन्स भेजी गई, उसने जवाब तक नहीं दिया, घर बदल दी, एड्रेस नहीं पता, ऐसा बहाना देते देते वो लगभग 20 के आए। तो मैंने कोर्ट को कहा कि ये 5 होने से पर्याप्त हो गया, ये छठा तो वो आने नहीं चाहती है। और दूसरा है कि उसने पुलिस को बयान में कहा कि मैं वहां आश्रम में नहीं थी जब ये बलात्कार तथाकथित हुआ। तो आखिर में जज ने मुझसे कहा कि एक और बारी उसके लिए समझ भेजने के लिए अनुमति मैं देना चाहता हूँ, आपको कोई इतराज नहीं। एक और माने दर्ज किया। तो कोर्ट ने उस समय मेरा बेल एप्लीकेशन इस आधार पर डिस्कस किया कि ये अभी
देखा ये बलात्कार होते हुए और मैंने मना कर दिया और मैं नहीं आज आने चाहती थी क्योंकि मुझे धमका रहे थे। तो झगड़ा हो गया, अब मुझे जाना है सुबह, तो जाएंगे अभी मैं BHS का मीटिंग भी करना है मेरे पास। ये तो मेरा पेशा नहीं है, ये तो मेरा क्या कहते हैं साइड एक्टिविटी, साइड एक्टिविटी। तो ये इस हफ्ते में जाएंगे, लेकिन आश्रम में निश्चित तौर पर लोग हैं जो चाहते हैं कि बाजार बाहर न जाए। अब कौन है मैं नहीं बताऊंगा, पर ये हमारे देश में पॉलिटिक्स सब जगह चलती है, आश्रम में चलती है, कांग्रेस वाले घुसे हुए हैं उत्तर में। एक जमाने में तो आसाम बहुत प्रो कांग्रेस थे, तो धर्म परिवर्तन में बदल गए और उसके बाद उन्होंने सोनिया और राहुल को कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए और उनके ऊपर कोई केस नहीं है, केस है। और पुलिस का भी रिपोर्ट आ गया कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई स्क्रैच नहीं है उसकी बॉडी, रह गया क्या? तो इसीलिए और वो साधु सन्यासी हैं, उनको जेल में बैठकर वो तपस कर रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ कुकर्म किया, उनका बुरा हाल होगा। ये मतलब सवाल क्या सर, मैंने रोहित राव फ्रॉम हुलर। अच्छा, आपको सवाल ये पूछना है कि अभी याकूब खान का जो पूछा उसके बाद में थोड़ा एक रेफरेंस पहले का है कि APJ अब्दुल कलाम साहब हमेशा बोलते थे कि हमारी प्रेस इतनी निगेटिव क्यों है, और हम हमारे देश में हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे ज्यादा निगेटिव बातें होती है, जैसे हमारे देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। और अभी देखा जाए तो ये सब होने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पब्लिकेशन ने उसके ऊपर अपने 6 बंदे खर्च किए हैं, जिसके ऊपर काफी हल्ला मच रहा है, सब उसका निषेध हो रहा है। तो प्रेस का यहाँ पे क्या कोई फ्रस्ट्रेटेड है या हमेशा प्रेस हमेशा निगेटिव करती रहती है, और यहाँ पे जिसको अहमियत देनी चाहिए वो बात छोड़ के और चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो इसका पूरे लोगों के ऊपर क्या असर हो जाता है? इसमें दो बातें पहले ही होगा, मैं जरूर बात कर रहा हूँ। पहले तो ये पुराना कहावत है कि कुत्ता आदमी को काटेगा तो पेपर में नहीं आएगा, और आदमी कुत्ता को काटेगा तो पेपर में फ्रंट पेज में निश्चित आएगा। तो अभूतपूर्व समाचार है। अब इसीलिए टेररिस्ट के बारे उसको फांसी हो गई तो मीडिया पब्लिसिटी होना स्वाभाविक है, और कलाम के लिए ऐसा कोई नहीं किया, और कोई घटना में कोई उनकी हत्या करते तो उनका भी न्यूज होता है, और जितना हुआ है बाकी सब कुछ गए और सब हुआ। दूसरा है कि इमरजेंसी में रोज संजय गांधी का फोटो फ्रंट पेज में आता था और जबरदस्ती अखबारों से करवाया, और सिर्फ जय का कांग्रेस का और सोनिया का इंदिरा का और संजय का छपा, और आखिर में क्या हुआ? उसका कोई असर नहीं हुआ। हमारे लोग इतने बुद्धू नहीं है। ये बात जरूर सही है कि हमारे देश में कई एजेंसीज हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं कि इस देश का विघटन करने के लिए कौन सी समाचार को महत्व देना चाहिए। उसमें क्रिश्चियन लॉबी है, अमेरिका के ISI पाकिस्तान के, ये सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं कि समाचार में खबर लिखें। तो इसको ठीक करने के लिए क्योंकि 68 साल में लगभग मेरे ख्याल में 58 साल तो कांग्रेस की राज रही है, उसमें जो भी लोगों को जमाया गया है उनको सबको हटाने के लिए अब थोड़ा और समय चाहिए। तो इसका हम लोग को भी ध्यान में है कि अखबार वाले जानबूझकर देश
ठीक होगा आपको, ठीक होगा। बंदे जिस तेजी से आप चाहते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल वंदे मातरम एंड जय हिंद। मेरे सवाल 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिंद जी का धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम अरेंज किया, हमें इन्विटेशन भेजा। आई एम अ लॉ लेक्चरर एट मुंबई यूनिवर्सिटी। सर मेरा सवाल 3 ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से आपको सुनने आया, आपका बहुत बड़े फैन रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल जो आइडेंटिटी को लेके है, खास करके जब स्टूडेंट के पास हम लोग जाते हैं तो पहला ये होता है कि इंडिया, हु इज इंडिया। तो हमारा जवाब उनके लिए रहता है कि मैं इंडिया हूँ, आप इंडिया हो, इंडिया नहीं दूसरी। आई थिंक आई एम ओके। कि पहला सवाल होता है कि इंडिया कौन है, इंडिया में हूँ, इंडिया आप हैं, इंडिया कहीं दूर नहीं बसता। आपके 5 सिद्धांत देखे, बहुत अच्छा लगा सर। नो वन कैन राइट करेक्ट हिस्ट्री, कोई भी सही इतिहास लिख नहीं सकता। भारत ने लिखा, जब भी विदेशी आक्रमण हुए तो उनकी लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय कर दिए गए, खास करके संस्कृत में था। संस्कृत के जो भी ज्ञान थे वो चले गए और उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा और इसको अपनी धरोहर बताई। मेरा सवाल एकदम सिंपल है सर, इन 5 सिद्धांतों से क्यों इतिहास बदल चुका है, इतिहास दूसरी तरह से बताया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ धर्म राष्ट्र था, बाद में रिलीजन का राज आया, बाद में राजाओं का राज आया, उसके बाद विदेशी आए, उसके बाद वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, यूनाइटेड नेशन चार्टर आया, यूडीएचआर आया, हम आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बने। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप मुझे बताने की कोशिश करें अपने ये जो 5 जो उद्देश्य हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर, और हम अगर हम जैसे लोग अगर इसमें जुड़े, हाउ इट विल हेल्प इंडिया टू ग्रो, हाउ विल हेल्प कि इसमें मुझे पेट्रियटिज्म की भावना है और इससे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको जोड़कर हम स्टूडेंट को बता पाए और अपने देश तरक्की करे। और थैंक्स सर। देखिए, जहां तक पहला है रीडिस्कवर द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। जब हम आपस में बटे हुए दूसरे लोग और खासतौर पर विदेशी लोग इसका फायदा उठाए। हाँ, वास्तव में हम बटे हुए हैं, एक वास्तव कारण है बटने का, तो फिर तो हम ये नहीं कहते कि झूठ बोल करके सब कुछ पता करना चाहिए। अमेरिका में वहाँ सफेद लोग भी हैं, वहाँ चाइना के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, अफ्रीका से दासी बना के लोग को लाया गया था, वो बड़ी संख्या में है। फिर भी वहाँ उन्होंने ये कहा है, जो बात खटकती है सबको, और तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इज ए वाइट एंग्लो-सैक्सन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। जिस कंट्री में इंडियंस हैं, जिस कंट्री में चाइनीज हैं, जिस कंट्री में कोरियंस हैं, जिस कंट्री में अफ्रीका से लोग लाए हुए हैं, ये कैसे कह सकते हैं व्हाइट एंग्लो-सैक्सन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नागरिक कोई भी हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन चाइना हो सकते, चाइनीज हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, अफ्रीकन हो सकते हैं, लेकिन इस देश की आत्मा जो है, जिसको अस्मिता को आत्मा कहते हैं, वो है व्हाइट एंग्लो-सैक्सन। बिकॉज इन्हीं लोगों ने इस देश को पैदा किया, इंग्लैंड से भाग के आए कैथोलिक आक्रमण से बचने के लिए, और इन्होंने यहाँ आकर इस देश को बनाया। इस देश को बनाने के बाद बाकी लोग आए, बाकी लोगों को हम नागरिकता के दर्जा देते हैं, उनको सारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूलभूत अधिकार सब मिलेगा, लेकिन पहचान इस देश का ये व्हाइट एंग्लो-सैक्सन कंट्री। राष्ट्रपति काला हो सकता है, परंतु पहचान देश की व्हाइट एंग्लो-सैक्सन। हमें वो समस्या नहीं, क्योंकि डीएनए स्टडीज के अनुसार हम सब बाहर से नहीं आए। जो नॉर्थ ईस्ट में है
इंडियन अंग्रेजी में कह सकते हैं। भारतीय जो है वो है गणराज्य का हिंदू, हिंदुस्तान में फर्क है। हिंदू हम लोग एक संस्कृति के साथ जोड़ते हैं और हिंदुस्तान हम इस धरती के साथ। आप इस धरती के हैं, अपना मजहब कुछ भी हो तो उसको हिंदुस्तान। इसलिए उर्दू अखबार में देखोगे तो इंडिया को इंडिया नहीं कहते, हिंदुस्तान ही कहते। और हमारे देश में विभिन्नता इस बात पर है कि आप कोई पूजा करता है, कोई अग्नि ये मानता है, जैसे आर्य समाजी है तो कोई कुर्ती नहीं मानते, फिर भी हम सब बराबर देते हैं। कई देशों में हमारे देश की पूजा करने नहीं देते, मंदिर बनाने नहीं देते। हमारे देश में हम किसी पर ऐसा रोकने लगा। तो ये तो अस्मिता है, इसको करना चाहिए। इससे क्या होगा, देश में एकता होगी। बाहर से लोग जैसे ISIS है, वो कहता है सारे मुसलमान इस देश में विद्रोह करो और हम इसमें खाई पैदा करेंगे तो उनका फायदा होगा। कहते नहीं ये तुम अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान को, इस्लाम को अंतर्राष्ट्रीय देश मानते हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय कल्पना मानते हो। हम नहीं मानते, हम मानते हैं कि इस देश में जो मुसलमान है वो भी अपना ही है, माने का पूर्व हिंदू है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, कोई भी साइंटिस्ट को बोला तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो ये जो निकटता पैदा करती है ना, हम सब एक हैं, उससे देश मजबूत होती है। तो देश का क्या फायदा ये है। दूसरा है प्रोजेक्ट करेक्ट इंडियन हिस्ट्री। तो मैंने बता दिया कि आर्य द्रविडियन ये क्या है, इसमें क्या आधार है। इतने सालों से चल रहा हुआ तो तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन शुरू कर दिया। उसने कई सालों के लिए रावण को तमिलों का भगवान माना। बाद में पता लगा कि रावण दिल्ली के नोएडा में, दिल्ली के सीमा पार नोएडा है, वहां का पैदा हुआ है और वो ब्राह्मण है। उनको एक क्षत्रिय ने मारा। ब्राह्मण ये नहीं कहते ये क्षत्रिय ने हमें हमारे एक ब्राह्मण को मारा, इसको बहिष्कार करो, ऐसा तो नहीं कहा। राम का पूजा करते सब, क्योंकि वो दुष्ट था, उस दुष्ट को उन्होंने नष्ट किया। तो इस प्रकार से हमारे इतिहास में इतनी अंग्रेजों ने भर दिया है कि हम यूरोप से आए, पहले द्रविड़ लोग थे, बाहर से आते रहे जिस देश में, हम भी आए हैं, हम भी उसी लहर के हिस्सा है। इस प्रकार से अपनी कहानी बनाने के लिए उन्होंने देवती का इतिहास को ठीक करना चाहिए। कितना पुराना है हमारा इतिहास, कृष्ण भगवान कब थे, राम कब थे, इसमें भी तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। तो ये सारी चीजों को सुधारने के लिए हमें एक सही इतिहास की। अब संस्कृत के संस्कृत इसलिए कि हर भाषा में संस्कृत शब्द है। तमिल में भी 40% शब्द संस्कृत है। इसमें भी मैंने करुणानिधि से कहा कि तुम्हारा नाम संस्कृत नाम है। और मैंने कहा आप पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको क्या कहते हो? कहते हैं चिन्हम कहते हैं। तमिल में चिन्ह की जगह में चिन्हम कहते हैं। और उदय होने का सूर्य को वो तमिल में क्या कहते हैं? उदयन सूर्यन। तो ऐसा आपको हर भाषा में संस्कृत की शब्द, तो संस्कृत होगी तो निकटता पैदा होगी। हिंदी होगी तो वो हिंदी के मातृभाषा लोगों के लिए, उनके लिए एक एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने मातृभाषा है। संस्कृत सबके लिए न्यूट्रल है। और कंप्यूटर साइंस में कहा गया संस्कृत इज द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज। तो इसीलिए संस्कृत से भला होगा सबको, और सबको फिर देश भर में घूमने के लिए, उन दिनों में ऋषियों कैसे घूमते थे, वो संस्कृत में बोलते थे। सबको संस्कृत बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो
जो शोध करता है, जो न्यायाधीश है, ये सबको संस्कृत जानना चाहिए। ये पिछले 20-25 साल में जो पढ़कर निकले कॉलेज से, उनको संस्कृत नहीं पता, लेकिन जो भी स्कूल और कॉलेज 1955 से 65 के बीच में पढ़े हैं, वो सबको संस्कृत पता है। हमारे जजेस में मैंने देखा है वो संस्कृत बोलते हैं, और लेकिन ये नया पीढ़ी संस्कृत दूर जा रहा है। फिर इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, उसका क्या है कि हमने कहा है कि सिर्फ भौतिक विकास की थ्योरी होगी तो उसमें लालच पैदा होगा, लालच के कारण भ्रष्टाचार पैदा होगा। तो हमें जरूर कोई भी देश में संपत्ति कमानी चाहता है, पैसा बनाने चाहता है, विरोध नहीं करता, लेकिन समाज में उसको हम उच्च नहीं मानेंगे। सबसे उच्च मानेंगे वो व्यक्ति जो ज्ञानी है और जो त्यागी है। इसीलिए हमारे साधु सन्यासियों में सादा कपड़ा पहनते हैं, भगवान। उनके पास ना जमीन है, ना उनके पास घर है, ना उनके पास कुछ है, लेकिन सबसे पूजनीय माना जाता है। महात्मा गांधी लंगोटी पहन कर घूमते थे। किसी और देश में नेता देखा जो आधा नंगा घूमता था? महात्मा गांधी के बारे में जो अमेरिकन पूछते थे, ये इस आदमी को कैसे तुमने नेता माना जो कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनता? उनके देश में कोई ऐसा निकलता बात चलो मेरे पीछे, तो उसको जेल में डाल देते। पर हमारे देश में इसको त्यागी माना। ये सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, कितने लोग थे जो बिल्कुल साधारण। तो मैं इसको कहता हूं कि वो थियरी हमारे लिए ठीक है जिसमें भौतिक विकास और आध्यात्मिकता का सामंजस्य है। और पैसा बनाइए जरूर, संपत्ति खूब कमाइए, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा तब बनेगी जब आप दान दोगे समाज कार्य के लिए। नहीं तो ठीक है, आपका अपना स्थान है, आप मच करो कोई इधर, लेकिन समाज में जो प्रतिष्ठा देंगे वो त्यागी और ज्ञानी वो थियरी। और इससे लोग कम दुखी होते हैं। आज हमारे सारे आश्रमों में कितने अमेरिकन आते हैं, क्यों? योगा के लिए कितना लोग कर रहे हैं, इस पागल है, क्यों? ये सारी चीजों को अब वहां अमेरिका में समझेंगे कि कितना भी संपत्ति जुड़ाएंगे हम सुखी नहीं हो सकते, दुखी हो। लालच आपको पागल कर देता है। उस दृष्टि से इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कोई कमी नहीं होगी, करो, परंतु समाज में तुमने बहुत कमाया, ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल। और फिर आगे में राम राज्य, तो ये तो गांधी ने कहा था, उसमें राम के भक्तों ने क्या आवश्यकता नहीं। जो नियम राम ने बनाया कि राजा को पब्लिक में घूमना चाहिए, पब्लिक की राय को सुनना चाहिए, न्याय करते समय दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, तो इसमें कई चीजें हैं। राम राज्य नाम ऐसे ही है, इसके माने ये नहीं कि आप राम का भक्त बनो और हिंदू बन जाओ। अब राम राज्य नियम है। महात्मा गांधी, जिसको कोई नहीं कह सकता है कि उसने सिर्फ हिंदुओं की पक्ष लिया, वो राम राज्य कहते थे, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का शब्द है जो इस देश में अधिकांश लोग तुरंत समझते थे। यह से तो राम राज्य से जो स्पष्टीकरण की सारी निकलती है, उससे गवर्नेंस बढ़ती है, इसलिए 5 से बड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ के 5 चीजें हो जाएंगी। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ये सब जी, और जिस तरह से राम जी ने अपने भाई को भी मृत्युदंड देने में संकोच नहीं किया, उस तरह का धर्म हम स्थापित करेंगे। और उसके आगे भी मुझे एक लास्ट सवाल ये है कि क्या मृत्युदंड, क्योंकि उसके बाद शायद रामराज में उसको लवकुश आए, और लवकुश ने, अगर इतिहास जानता है, लवकुश ने मृत्युदंड पर पाबंदी लगाई, और वो सिर्फ इसलिए लगाई क्योंकि लक्ष्मण जी को मृत्युदंड श्री राम जी ने दिया।
क्या भारत से मृत्यु दंड जाना चाहिए, हाँ या ना? वो तो लाभ और कुछ आने के बाद ही जाना चाहिए। ये तो राम राज्य की बात कर रहे हैं, मृत्यु दंड रहेगा। स्वामी, जस्ट एक एडिशन, आप जो बोल रहे थे वाइट एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियन, उनका मेल था, बिकॉज इन इंडिया आई वांट टू ऐड दैट मेल, बिकॉज वहां पे फीमेल को कोई ये नहीं है इन द क्रिश्चियन फिलोसफी, और वहां भी खाली प्रोटेस्टेंट, नॉट द रोमन कैथलिक, बिकॉज व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वी नेवर सेड women should not vote or Dalit should not vote, but America में in 1965 women got voting rights, blacks as well as Native Americans, and 1959 by 2/3 majority उन्होंने बोला कि women cannot vote, and that time we had Sucheta Kripsani as chief minister in India. Women were always part, so it is not only Anglo-Saxon Christian, it's Protestant male dominated. Women have no standing in Western society. I just wanted to make an addition question. आज मैंने मुझे एक बार किसी ने पूछा कि महिलाओं का स्थान हमारे हिंदुस्तान में क्या है, तो मैंने कहा कि प्राचीन काल से महिलाओं का स्थान अच्छा था। क्या क्या प्रूफ है? मैंने कहा प्रूफ ये है कि ब्रह्मा का कैबिनेट है, ब्रह्मा प्राइम मिनिस्टर है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं शिवा और विष्णु, और जो की पोर्टफोलियोज है उसमें कौन है? डिफेंस में पार्वती, एजुकेशन में सरस्वती, फाइनेंस में लक्ष्मी। तो फिर पुरुष के क्या मिला? फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फॉर नारद मुनि। मैंने कहा कि जैसे नारद मुनि है, तो इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है? महाभारत की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि मैं बार बार नहीं लगाऊंगी जब तक मेरे जो अपमान हुआ उसका बदला नहीं होगा। सीता जितनी करती तो रावण का वध कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हनुमान ने आकर कहा मेरे पीठ में बैठो, मैं ले जाऊंगा तुम्हें वापस। मुझे कहा नहीं, मैं नहीं, तुमको आना है। इतने महिला यहाँ कैदी है, उनको छोड़ के मैं नहीं जा सकती। उसके जिद के कारण राम को आना पड़ा। नहीं तो जिस दिन रावण हनुमान पहुंचा लंका, उस दिन उसको वापस ले जा सकता था। तो महिलाओं के लिए पोजीशन हमारे इसमें बराबर हमारे इतिहास में बिगड़ गए बीच में तो अलग बात है, पर आज भी जैसे आपने कहा कि सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर थी, वो किसी की बेटी नहीं थी। इंदिरा गांधी बन गई तो कहा कि हमारे जवाहरलाल की बेटी थी। सुचेता का क्या बोलोगे? ममता का क्या बोलोगे? जयललिता का क्या बोलोगे? मायावती कहां से कहां गए? बिल्कुल नई पार्टी उसने 1990 में बनाकर उसने मेजॉरिटी कर दी। तो इसीलिए अपने जो आज भी महिलाओं के साथ अन्याय बहुत होता है, लेकिन उस अन्याय को दूर करना, मैं नहीं कहूँ कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन पश्चिमी लोग हमें इस पर भाषण आते हैं कि हमारी रिकॉर्ड से अति श्रेष्ठ है। So my question is a bit long. You started with when you started speaking, you said that it is for the need of a sense of identity as a Asmita. Now my contention is that in your organization's name, you are using Virat Hindustan Sangam. The word Hindustan itself is not related for identity. Let me just complete my question. Now why I say that? For Germans, their country is not Germany. For Germans, their country is not Germany. It is Deutschland. For Japanese, it is not Japan. It is Nippon. They call themselves Nihongo. For Koreans, it is not
Wrong. Okay. The word Hindu is a sandhi of two words. This whole thing that Persians saw Sindhu and called it Hindu or rubbish. It's a sandhi of two words, Hindu, Himalaya and Hindustan. These two together was created the word Hindu. Okay. If that is so the case, then why the word Hindustan? Now Hindustan, the word tree is structured. Then it is of a Central Asian usage, like they have in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. No, they got it from us. Stan is a Sanskrit word. You don't know that. It's not a. Thane is named after Sri Sana, so I can understand that Stan is a word that is of Sanskrit usage. But then, instead of using the word Hindustan, or we use word Bharat, doesn't that become more encompassing? No, Bharat is a republic. When the original Bharat was the king of India, that time he said that it is a republican because the son of the king did not become the king. Okay, so therefore he established the republic at that time, and his whole functioning on the basis of Council of Ministers, everything was a republican concept. Hindustan is an identity. Bharat is a citizenship, a republic, the name of the republic. Okay, so now these words are, you can debate them, but we are not going to change it, okay? Thank you for visiting. Name. Yes, my name is Amit Bhavsar and I stay in Thane. Thank you for visiting Thane, sir. And I am a huge follower of your huge follower, same on Twitter as well as on other social media sites. My question is related to the recent topics which we have come across recently. We saw a huge gathering of people on Yaqub Memon's funeral, as well as according to recent reports, ISI wants to penetrate into India through some of the other means. In that way, I would like to ask you, the people who followed Yaqub Memon's hanging, the funeral, are they the potential threats for ISI or such organizations from inside or from within? Or, in fact, one of my friends, who is a Muslim guy, very good friend of my MBA, he was not so serious about the Kalam's death or Kalam's demise. He was serious about Yaqub's demise. Because how many Hindus were serious about Kalam's death? Did Jayalalitha go there? No, you are all serious, of course. But how many people turned up there? So, let's not get into this comparison with Kalam. Because Kalam was the president of India. Now, why so many people came for Yaqub? Because our country is a bit crazy. When we arrested Indira Gandhi in 1978, till we arrested her, they said, why have you arrested her? Why have you arrested her? The day we arrested her, they said, Arey Bichari is go jail with us. And people came in large numbers to the jails to visit her. So our country don't go by crowds. It doesn't mean only whoever comes in a big crowd. Our country is a country of melas. Everything is a mela. So I think people turned up because we knew we could have done like Congress. We should have said, no, we won't give the dead. We'll bury it in the jail. We did not do that. Because he said, what is there to hide? He has been hanged, the matter is over. And one day there was a gathering of people, that's it. Anyone who breaks the law, that we will treat it differently. So don't get upset about
in 1971, why do they not create one for Balochistan now? And why do they not privatize the manufacturing of weapons and export them to other countries? How do you know it will be exported to other countries? Why not it will be exported to Indians? We privatize it in India also, of course. No, what do you mean? You want every citizen to have weapons? No. I want India to manufacture missiles and sell to other countries. So we can sell. No, yes. Yeah, first we must have enough for our own. After that, yes, we can. So, but we don't have enough missiles. As soon as we have produced enough missiles, we must have 1,000 missiles. How many missiles we got just now? You know, 75. I mean, major missiles. So, after some time. Sir, my name is Hemant Pai. I come from Open Chennai, Navi Mumbai. First of all, I would like to again invite you, welcome you in Thane. You talked about Khalid Umar. First army of Umar was defeated here. Yeah, correct. And I think we all should be very proud of it. My question to you is, sir, before election, many top politicians from NDA had supported the Atkranti proposal from Pune, which also had abolition of oil taxes except the customs import duty and many other revolutionary proposals. Now, as a salaried person, I mean, it is very important for me to understand whether the Modi government is taking some action on it. Because, and just an addition to it, when can we see you in the cabinet? The first question, Atkranti proposal is, if I want to simplify it, is this: all taxes abolished except one new tax, which is a transaction tax on all bank transactions. Every bank has transactions, and the records are very straightforward. So you put a 0.5% tax on it, you will get 10 times more tax than today we are. So why have all income tax, sales tax, excise tax, this tax, that tax, service tax, all this? Remove all it. You want revenue? Just put the bank transaction tax. This was supported by many people. But there are two factors. One is, everybody is not engaged in bank transactions. Many people are, take farmers, they will engage only in cash transactions. Shopkeepers, people sitting on the footpath and selling sabji, they all will take cash. There will be no bank transactions. Furthermore, if bank transactions are there, then the banks, people may not want to do bank transactions. They will start doing non-bank transactions in cash transactions. So these are some of the objections raised, but it was decided to introduce it after everybody has a bank account. That is why this campaign on bank account is started. But in that meeting, Mr. Arun Jaitley was fully against it. So his finance minister, so I thought his finance minister. Then you become. Huh? You become. Second. Is it important I should be in the cabinet? I could cause a lot of problems. Then I can't pursue Sonia Gandhi in national level. But when the time comes, is that if there's a crisis, I will get into the cabinet. Previous times also, when there was an economic crisis, I had to be called in. Chandrasekhar Premji, Minister, Commerce Minister, gave me law also. So, when it is to happen, it is again called prarabdha. When it is to happen, it will happen. Have you ever seen me unhappy that I am not a cabinet minister? Some people think I am very happy, I am not. Because most cabinet ministers are unable to do any work. Because of the system that is worked out. But anyway, this is not a very important thing. I have left it to my friends and the Rajasthan Civil Service and Vishnu Parishad. You decide when I should come and you can assert it. A lot of people are afraid that if I come, I will open everybody's bank account
start putting people in jail. In that, many of their friends also might go to jail, or more people might also go to jail. So therefore, garbad ho jayega. In fact, Modi was told if Swami comes, then Rajya Sabha will not function. But now he knows that Rajya Sabha will not function anyway. So that argument is gone. The next argument is no, you will open everybody's bank account, and so on. But then public pressure is growing on bringing black money back. So sooner or later they will have to have me, otherwise they will be trouble. संजीव देशपांडे जी, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि याकूब मेमन के पास में एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म या इनिशिएटिव, साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल क्रोनिक को छुड़ाने में ये एक्टिविज्म हमें कब दें? देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है कि जो मैंने मटेरियल्स देखे हैं और क्या आज तक चार्जेस क्लेम नहीं हुआ इतने सालों के बाद, 2007 से 8 साल हो गए। हिस्ट्री में कभी हमने सुना नहीं कि 8 साल में चार्जेस ना क्लेम हुए। इनका कोई चार्जेस क्लेम नहीं हुआ। प्राइवेटली मुझे NIA के लोग कहते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है, ये तो बनावटी केस है। चिदम्बरम, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बनाई हुई केस है। अब इसको छुड़वाने के लिए कोर्ट में क्यों नहीं एक्टिविज्म है? क्योंकि उन्होंने जो वकील चुना है वो होते तक तो हम काम सच्चे कर सकते। आसाम के लिए भी मैंने कहा कि और किसी को मैं तो ये पब्लिक सर्विस कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, लॉ पढ़ा था पर डिग्री नहीं लिया, और दौरा करता हूँ। तो लॉयर बन जाऊंगा तो फिर तो बस मंडे टू फ्राइडे कोर्ट में और सैटरडे संडे कॉन्फ्रेंस। 10 दिन के लिए बाहर सरप्राइजिंग ना पैरोल पर या पैरोल को ये दोनों को भी छोड़ा जाएगा। इसका कारण क्या है? अब देखिए, पहले ही कह दिया कि वो मासूम है। अब हमारे वहाँ के वकील नहीं कर पाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता, मैं उसमें कभी नहीं पढ़ूंगा जब तक कोई और नहीं, क्योंकि जब अच्छा जाएगा वो कहेंगे कि मैंने किया, और जब बुरा जाएगा कहेंगे स्वामी ने किया। इसीलिए देना तो पूरा जिम्मेदारी मेरा होना चाहिए और नहीं। तो शुरू से हमें बताया गया कि आप इससे संगीत नहीं बोलता है सर, क्योंकि सबको बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, जिनका बड़ा सूझबूझ है उन्होंने तय किया। ये अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में लड़कर दिखाना चाहिए। और तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत दिन जेल में रह रहा है, क्योंकि ये इसमें 8 साल हो गया, उसमें तो 8 साल में कम से कम 7 साल तो UPA का है, उसका तो जिम्मेदारी मुझे ले सकते। अपनी सरकार है तो क्यों अभी भी चल रहा है, तो इसमें बातें चल रही है, बट मैंने इसमें दिलचस्पी नहीं लिया। जी, माइक्रोफोन किसके पास है? आज इसके पास। इससे कनेक्टेड कनेक्टेड क्वेश्चन। ओके, स्पीक लाउडली। होम मिनिस्ट्री का क्या रोल है? इसमें होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का क्या रोल है? कब? अभी या उस समय? नहीं, पुरोहित के केस में सातवें केस में अभी रोल क्या है, या केस में डालने में क्या रोल है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें गवर्नमेंट आगे आकर के इस पे जो क्लाउड है उसको क्लियर क्यों नहीं करता? तब गवर्नमेंट कल कहती है कि हम केस विड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई चली जाता है कोर्ट में कि मैं चैलेंज करता हूँ, ये हाईएस्ट डिसीजन, तो कोर्ट में बहस चलेगी उसमें, तो हमें कारण बताना होगा कि क्यों विड्रॉ किया है। तो इतना सारा नहीं है आजकल
कि FIR रजिस्टर करो, CBI कहता है नहीं करूँगा, करेंगे। मुझे अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहना, जैसे मैंने 2G में किया, कि CBI अपना काम नहीं कर रही है, मेरे पास इतने आधार है, तो FIR रजिस्टर होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश दे सकती है FIR रजिस्टर करो। तो इसीलिए आज प्रज्ञा के साध्वी प्रज्ञा के या पुरोहित की केस विड्रॉ होगी, तो कोई चले जाएगा इसको चैलेंज करने। तो परंतु मुझे मेरी राय है कि इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और जो साध्वी प्रज्ञा के और पुरोहित के वकील हैं, वो कहना चाहिए कि भाई आर्टिकल 21 के अनुसार स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है। अब इतना साल हो गया, आप इसको डिसाइड करिए, इसमें तथ्य नहीं है तो उसको डिस्कस कराइए। कोर्ट डिस्कस करना, उसके लिए प्रयास होनी चाहिए। वो तो वकील कर सकता है, मैं नहीं जानता हूँ क्या वकील महेश जैन से बात करनी। इसमें काफी लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। चिदम्बरम नहीं, वो केस बनाने में तो चिदम्बरम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी थी, और मिलिट्री को भी गुमराह किया उन्होंने, इंटेलिजेंस एजेंसी को यूज किया, और समाज में भी उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। तो नहीं कोई तो है ना, तो आप मुझे कह रहे हो सवाल, मैंने बता दिया है कि मेरी राय क्या है, और इसमें मैं क्यों नहीं कुछ करूँगा वो भी बता। अगर हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक प्लेटफॉर्म से, समझाइए ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाकर क्या बोलोगे? तुम जाकर एक सिटीजन के रूप में एक पिटीशन डालिए कोर्ट में कि इसको छोड़ ये केस को खत्म करना चाहिए, हमारे टैक्स पेयर्स को बर्बाद, जो टैक्स पेयर्स की पैसा है उसको बर्बाद किया जा रहा है। वही एक रास्ता है। नहीं, वो रास्ता नहीं है, वो डिस्मिस हो जाए। बट आपको अपना गुस्सा निकालना तो We'll take next two questions because some other announcements and formalities are there. And as I said, 1 hour Dr. Swami will be there for question answer. So हम दो क्वेश्चन लेंगे। एक भाई साहब यहाँ हैं, इनका क्वेश्चन है, इनको give him president. He's sitting here. Wait, give him the mic. Come to you last. Definitely give you this. Operating मशहूर बना। मेरा नाम इनवाई बोलते हैं, मैं एक बैंक का चेयरमैन है और उससे एजुकेशन शिक्षा भी चेयरमैन बहुत बड़ा है, ऑल योर गोल्स जो है ये अचीव करने के लिए आपके पास पावर है, गवर्नेंस की पावर चाहिए। तो करने के लिए आप इलेक्शन लड़ने का कुछ ये कर रहे हैं, विराट नहीं, ये अभी जो ये गवर्नमेंट में योजना अवसर करने के लिए बोला, बहुत बड़ा हो गया। कोई स्कूल्स में जर्मन और फ्रेंच निकाल के संस्कृत स्टडी करने के लिए वो सेक्टराइजेशन ऐसा हो गया। तो व्हाट आर द वेज इन व्हिच यू कैन अचीव दिस? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग पावर में आए और 4 साल बाकी है, और इलेक्शन लड़ने की बात भी, VHS तो कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है, ना उसके कोई पोलिटिकल एम्बिशन है, सिर्फ अपने देश की जो चेतना है और संज्ञा है और मंशा है उसको बदलने में लगे हुए हैं, और एक नया कार्डर तैयार करें जो भविष्य में किसी पार्टी में भी जा सकते हैं उनकी अपनी इच्छा से और इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हमारे VHS के नाम पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ना हमारी कोई दीर्घकालीन ऐसी सोच है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फोर्स करना चाहिए। जैसे राम मंदिर में मुझे अब दस्तावेज मिल गई है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज में मस्जिद को तोड़ते भी हैं और शिफ्ट भी करते हैं। पाकिस्तान ने चेक किया, जब मुशार थे मैं खुद जाता हूँ, और हमारे देश में भी अभी कलकत्ता में एक मस्जिद को तोड़कर उसको बड़ा मस्जिद बनाने के लिए दूसरा जगह पे, तो जो स्कॉलर्स हैं सऊदी अरेबिया में उन्होंने ये कहा कि मस्जिद नमाज पढ़ने का जगह है,
नमाज कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए ये इसको किसी सार्वजनिक काम के लिए इस मस्जिद को हटाना है, शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट किया जा सकता है। जिस मस्जिद में मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी सऊदी अरेबिया ने तोड़ दिया। और जब यूनेस्को ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि आप मूर्ति पूजा में सिखाते हो, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। नमाज पढ़े मोहम्मद यहाँ, तो इसीलिए ये पवित्र स्थान हो गया है, धार्मिक स्थान हो गया, ये मानते नहीं है। और मक्का में जो आसपास की सारी बिल्डिंग्स को तोड़ करके नवीन कर दिया। और ये टर्की में भी ऐसा, टर्की में नेशनल हाईवे के लिए उन्होंने 17 मस्जिद को तोड़ा रास्ते में। तो मैं इतना ही है कि जबरदस्ती आप किसी की मस्जिद नहीं तोड़ सकते। एक सरकार अधिकृत रूप से नोटिस दे करके, अब तो बाबरी मस्जिद नहीं है, परंतु जो शिया के जो मुतवाली है, उसको सुपरवाइजर कहते हैं, वो वहाँ अयोध्या में रहता है, उसके अनुमति से वो तैयार भी है। हम कहेंगे कि सरयू नदी के उस पार आप जमीन दे दीजिए, तो उसके लिए राम मंदिर बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। और इसके लिए अब 2016 उसके लिए लगाएंगे। संस्कृत तो धीरे धीरे आ रहा है, उसकी जितना मत करिए। हिंदी को आप संस्कृत निष्ठ कर दीजिए, उसी से आधा काम हो जाएगा। और दूसरी जो बातें हैं, ये तो आएंगे हमारे प्रयास से। कोई अधूरा रहेगा तो पब्लिक को कहेंगे कि एक और वादी तो हमें इसको कंप्लीट करने को जल्द तो करना है। 370 धारा हटाने के लिए कोई पार्लियामेंट का वोट की जरूरत नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति की विज्ञप्ति की जरूरत है। होगा, हो सकता है, हो जाएगा। हम तो कितने सालों से कह रहे हैं कि कोई आतंकवादी सीमा पार के आएगा तो एयरफोर्स को भेज करके उसको नष्ट करो। उस कैंप को बर्मा में किया, बर्मा में इसीलिए कर सके क्योंकि उसकी सरकार भी हमारे साथ सहानुभूति में थी, वो भी तकाए हुए थे उनके उस टेररिस्ट से। पाकिस्तान में अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जवाब आएगा, उस युद्ध होगा, उसके लिए तैयारी करनी है। लेकिन हम छोड़े वाले नहीं, हमारी ताकत तो एक प्रकार से पंजाब में भी दिखाई पड़ी कि जो हम छिपा के रखे थे स्वाट की तो इजराइल में ट्रेन हुई थी, उसको हमने उपयोग करके 6 घंटे में सबको समाप्त कर दिया। तो ये इसके लिए कोई अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के जरिए ही करना है। बीजेपी रुकावट है तो बीजेपी को सुधारना है। ये किसी एक परिवार का पार्टी नहीं है, ये इसमें अनेक लोग, इसमें संघ है, आरएसएस है, विश्व परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, तेरे अनेक संगठन है। और इसको एक व्यक्ति या एक परिवार इसको जैसे कांग्रेस डोमिनेट करती है वैसा नहीं है। इसीलिए हम इसी से काम ले सकते हैं और इसके जरिए ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Good evening, Dr. Last question. My question is also, can the equity reforms will go in our country? Well, there is uniform criminal code already, no? Now you want to go one step forward. I think it has to come because they are the Constitution. The directive principles of the Constitution is written there. So why it is already there? So why not the BJP dominated states implement uniform civil code as it is in Goa? Because Goa was Portuguese and we were with the British now. The British were intent on seeing that the separateness of Muslim. Then after that we had a semi-Englishman called Jawaharlal Nehru. So we have to pay the price for all that. If we had in 1947, 1950 when the Constitution was there, we had agreed. It was Jawaharlal Nehru in the Constitution who said no. As per Article 44 of the Ratification of the States can. Then why not the BJP dominated states are taking initiative to implement uniform civil code? No, uniform civil code has to be a national act. We don't need any states. Article 44 is the directive principles of the Indian Constitution we are talking about. That is not enforceable.
We have to be guided by it. Okay? It's not an enforceable right. It is a right by which the government should function. It's a governance principle. But it can come. It's only a matter of time. You want me to say why I'm going to do it? I can't force the Prime Minister. Till yesterday, everybody was saying he's a Hindu extremist. Today, they are saying, oh, he's a very reasonable man. It is Swami who is the extremist. So, I'm telling you one thing, that we have to get it done. Not get it done in such a way that our enemies benefit. And we are left half. There are some things which we have to experiment. For instance, Kashmir was an experiment. It has failed. It's time now to have president's rule in Kashmir. But at that time, people said, why not experiment? Let there be a Hindu-Muslim government. But the experiment didn't work because that man is not an independent man. He is completely compromised. That's the reason. So, Uniform Civil Code has to come. And Muslims have accepted the Uniform Civil Code in Australia. They have accepted the Uniform Civil Code in America. But our people have created this problem. After Shah Banu, who was the one who brought in the change? All the three cases, Shah Banu case, Chandra Dudkar and John Narendra, all the three cases, Supreme Court has given the guidance that Uniform Civil Code is also. Absolutely. Supreme Court has also given clearance. Now it's political will, no? But political will can't be according to you. You have elected us, so we'll have to work for you in the best of our capacity. Alright, don't elect it again. You can find Sonia Gandhi a better alternative, vote for her. Thank you for the clap for Sonia Gandhi. No, it's an interpretation. Anyways, we are very thankful for a nice meet, and we have just another 10-15 minutes in which we'll have some people coming around and displaying their talent. And before that, I would like to call Harish Amdekar for a short understanding about Samskrita programs. Harish sir.